तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2. They possess high melting and boiling point. That's correct because there is electrostatic attraction between the cations and anions. All are electrolyte. अपन को बताना है is not correct. All are electrolytes. If it is an ionic compound, it will have cation and anionic part. Then it will be electrolyte. है ना? सबको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो cations and anions देंगे ही देंगे. Exhibit the property of isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर. सो जैसे अपन लिखते हैं ना आइसोमॉर्फ, तो आइसोमॉर्फिज्म में अपन कहते हैं जैसे जिंक सल्फेट है 7H2, तो जिंक और मैग्नीशियम का साइज एक जैसा होता है, तो अपन कहते हैं जैसे जिंक सल्फेट होता है वैसे अपन मैग्नीशियम सल्फेट भी लिख सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम नंबर ऑफ एटम्स. केटाइन और एनाइन में सेम चार्जेस. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक जैसे. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम एक जैसे. बट या तो केटाइन अलग होगा या फिर एनाइन अलग होगा, और उनके अगर साइजेस नियरली सेम है तो वो उतना अच्छा आइसो मतलब सेम स्ट्रक्चर, तो आइसोमॉर्फ होता है. तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फ है. ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फ. ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फ है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आयनिक क्रिस्टल्स में ही हो. एक्सिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज. नो, आयनिक बॉन्ड जो होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में होता क्या है ना, कैटाइन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय एनाइन इन ऑल द साइड. जो कैटाइन एनाइन का अट्रैक्शन होता है वो इक्वली अट्रैक्टेड होता है फ्रॉम ऑल साइड. किसी एक डायरेक्शन में अट्रैक्शन नहीं होता है. लेकिन अगर नॉन मेटल्स है तो उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होगा, बिकॉज द बॉन्ड इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्शनल बॉन्ड. ये डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता बिकॉज द कैटाइन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द एनाइन और द anion is equally attracted by the cation in all sides. So that is question number 2. अभी और बताओ, कोई डाउट है किसी को एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में? अगर किसी और को भी डाउट है तो आप बता सकते हैं. एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में और कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं, ठीक है. एक मिनट. और 5 ऑफ पार्ट 2, ठीक है. तो पार्ट 2 का 1 और 5, ठीक है. लिख लेता हूँ 1 और 5 ऑफ पार्ट 2 है. तो पार्ट 2 का 1, पार्ट 2 का 5. कर्सर की वजह से वो इधर उधर हो गया. 1 का पार्ट. आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. अगर किसी का सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि बस अपन वही डिस्कस करेंगे जो मैंने आपसे कहा है कि यही होमवर्क होगा, लेकिन आप कोई भी कुछ भी पूछ सकते हो सॉलिड स्टेट में है. तो चलो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड. अब पता क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना. अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है. एक छोटा सा मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, बस. दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है. कोवेलेंट सॉलिड का मतलब होता है जाइंट मॉलिक्यूल. कोवेलेंट सॉलिड का मतलब होता है जाइंट मॉलिक्यूल. जैसे
डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, इवन सिलिकॉन ऑक्साइड है. सो लाइक दैट वी कैन राइट. सिलिकॉन अपने आप में भी एक जाइंट कोवेलेंट सॉलिड होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 4. तो चलो देखते हैं. सल्फर एसिड, इट विल बी अ स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि वो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड चाहिए अपन को. ब्रोंज, नो, ब्रोंज इज अ मेटल, मतलब उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी. SiO2 विल बी द आंसर. ये तो अपन को डायमंड भी गिवन. डायमंड के बाद जिंक सल्फेट, नो, इट विल बी अ स्मॉल मॉलिक्यूल. सिलिकॉन इज सिर्फ सिलिकॉन होगा तो भी हो जाएगा. सिलिकॉन कार्बाइड तो होता ही है, लेकिन वो अपन को गिवन नहीं है. लेकिन सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, वो लेकिन गिवन नहीं है अपन को. नहीं, वो भी गिवन है, ये भी गिवन है सिलिकॉन कार्बाइड. ठीक है. फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऑब्वियसली बात है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज अ कोवेलेंट सॉलिड. So next is CO2. No, CO2 is a molecular solid, एक छोटा मॉलिक्यूल होगा. तो अपने पास कितने हो गए कोवेलेंट नेटवर्क? SiO2, डायमंड, Al3 और Si और SiC, 5 हो गए. तो देयर विल बी 5. ये तो उसका आंसर अपने पास 5 हो गया. सिलिकॉन में मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन इज मेटलाइट, है ना. सिलिकॉन इज मेटलाइट, तो अपन उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन है. अब वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होता है उसमें. अगर प्योर मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगा. अगर मेटलॉइड है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होना जरूरी नहीं है, फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. राइट ना. ठीक है. तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो, और सिलिकॉन डबल बॉन्ड बना नहीं सकता. तो अपन कहते हैं फिर उस केस में ये ऐसे लार्ज नेटवर्क बनाता है सिलिकॉन एटम्स का. ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना. ऐसे ये लार्ज नेटवर्क बनाता है सिलिकॉन एटम का, इस टाइप से. तो इट विल एग्जिस्ट एज अ लार्ज नेटवर्क, तो कोवेलेंट सॉलिड होगा. ठीक है. अब बताओ. अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अपन को द AB डैश डैश, मतलब AB रिपीटिशन है. अरेंजमेंट इफ an atom is placed in layer A, then calculate the number of atom touching it in the adjacent layer. अच्छा, तो AB टाइप अरेंजमेंट में थोड़ा सा अपन कहेंगे इन AB टाइप अरेंजमेंट्स. अब इसमें थोड़ा सा मतलब उन्होंने आपको कंफ्यूज किया होगा. कैसे? हमको एक बात पता है, AB टाइप अरेंजमेंट जो है वो अपन ने 2 जगह पढ़ा हुआ है. एक तो बॉडी सेंटर्ड में पढ़ा हुआ है, और एक पढ़ा हुआ है अपन ने HCP. ये दोनों ही पढ़े हुए हैं. HCP भी पढ़ा हुआ है और BCP भी पढ़ा हुआ है. अब अपन एक बार देख लेते हैं. In AB type arrangement, if an atom is placed in the layer A, then calculate the number of atom touching in its adjacent B layer. अब मेरे पास इसमें 2 आंसर हो सकते हैं. अगर मैं BCC की कहूंगा तो BCC क्या होता है? 4 एटम होते हैं, एक एटम होता है, 4 एटम होते हैं, एक एटम होता है, 4 एटम होते हैं, ऐसे होता है. तो A 4 एटम हो गए, B 1 एटम हो गया, A 4 एटम हो गया, B 1 एटम हो गया. तो फिर मैं इसके लिए अगर कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर मैं 2B लिख सकता हूं. और इसका आंसर एक और हो सकता है. ये तो आपने BCC में बताया. अब मैं अगर HCP की बात कर लूं तो
तो अपन कहेंगे HCP में AB मतलब हो जाएगा 7 एटम का अरेंजमेंट, 3 एटम का अरेंजमेंट, 7 एटम का अरेंजमेंट, 3 एटम का अरेंजमेंट, 7 एटम का अरेंजमेंट, फिर 3 एटम का। तो ऐसे अब इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। अब अपन सबको पता है अगर अपन इसके सेंटर वाले एटम को ले लें, इसका सेंटर वाला एटम, तो 3 एटम मतलब इस तरफ से टच करेंगे और 3 एटम इस तरफ से टच करेंगे उसको, और उसी प्लेन में भी 6 एटम टच करते हैं। तो इधर से भी 3 एटम टच करेंगे और इधर से भी 3 एटम टच करेंगे। तो इसमें जो ए लेयर में एटम है वो 3 एटम इधर से टच करेंगे, 3 इधर से टच करेंगे, तो मेरा आंसर 6 भी हो सकता है। तो मेरे आंसर दोनों ही हो सकते हैं। मैं आंसर 2 भी बोल सकता हूं, मैं आंसर 6 भी बोल सकता हूं, क्योंकि वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है इट इज HCP अरेंजमेंट। या तो वो CCP बोल देता कि भाई CCP अरेंजमेंट में क्या होगा, तो अपन अज्यूम कर लेते कि हाँ CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी HCP जैसा ही होता है, बस वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। या फिर वो अपन को बताता कि क्लोजेस्ट पैकिंग में बता दे, तो कुछ तो उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि AB अरेंजमेंट अपन ने पढ़ा हुआ है, SCP को अपन ने AAA लिखा है ना, BCC को अपन ने ABAB लिखा हुआ है, FCC को अपन ने ABC लिखा हुआ है, और HCP को भी अपन ने ABAB टाइप लिखा हुआ है। तो इस टाइप से लिखा हुआ है, तो अपन अब उसमें क्या समझे ये तो बताना पड़ेगा ना उसको, तभी तो अपन बता पाएंगे, वरना कैसे बता पाएंगे। सो दैट इज रिक्वायर्ड, वो तो उसको बताना पड़ेगा, तो वो तो बताया नहीं अपन को, तो फिर कैसे बताएं, राइट। अब आप बताओ, आंसर 6 दिया है सिर्फ। हाँ, तो फिर उसको HCP बोलना चाहिए था। उसको आंसर बोलना चाहिए था, मतलब वहां पर उसको बोलना चाहिए कि HCP है वो, वरना अपन कैसे बता पाएंगे, है ना। फिर तो अपने लिए मुश्किल हो जाएगा और अपन गलती कर लेंगे। तो मैं 2 भी लिख सकता हूँ और मैं 6 भी। तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा। हाँ जी भाई, और बताओ अगर कोई डाउट है किसी का तो। किसी और का कोई डाउट है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में कोई डाउट है? कोई डाउट? अरे यार बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग, लेकिन बेटा तुमको काफी टाइम मिला यार सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए आप लोगों को। मैंने आपको काफी टाइम दिया था ना क्वेश्चन सॉल्व, तो मेरे ख्याल से अपन को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं। हाँ? तो पहले होमवर्क करना चाहिए यार आप लोगों को। हाँ? क्या करें, क्योंकि बेटा कितना भी अच्छा पढ़ाओ, अगर होमवर्क नहीं करोगे या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर अपन कैसे मतलब अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व तो करना चाहिए। तो क्या करें फिर बताओ, बोलो आप तो। इलेक्ट्रो शुरू कर लें विदाउट कंप्लीटिंग द होमवर्क, मतलब आपने होमवर्क किया नहीं ऐसे अपन फिर शुरू कर लें, बताओ। मतलब आपने होमवर्क नहीं किया और फिर अपन आगे चैप्टर शुरू करते जाए। बोलो। सिर्फ एक्सरसाइज 3 बाकी है, लेकिन
एक्सरसाइज 2 में भी तो मुझे नहीं लगता काफी लोगों ने क्वेश्चन मतलब किया है। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या बताओ? फिर तो अपन को क्लास स्टॉप कर लेनी चाहिए। पहले होमवर्क करो तुम लोग, उसके बाद ही पढ़ेंगे अपन। बताओ क्या करें? मुझे तो यही लगता है। पहले अपन स्टॉप कर लेते हैं क्लास, और पहले आप मतलब वो करो, होमवर्क करो, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। बोलो। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। बोलो भाई, है ना? तो आप अपन एक काम करते हैं, क्लास को रोक देते हैं यहीं पर। पहले आप लोग होमवर्क कर लो, और उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम क्लास को डिस्कस करेंगे। मतलब फिर अपन वो कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट। मेरा मन तो नहीं कर रहा है, एज अ पनिशमेंट नहीं बोलूंगा बेटा, मैं बस ये सोचूंगा कि तुम लोग, पनिशमेंट क्या मतलब, कुछ लोग, मैं तो जाके सो जाऊंगा, सब लोग जाके सो जाएंगे। चलो भाई सोते हैं, क्लास कैंसिल हो गई, मजा आ गया, है ना? क्योंकि बारिश का मौसम है और बड़ा मस्त मौसम चल रहा है, सब सो जाएंगे। अरे यार, ये ठीक नहीं है लेकिन, है ना? हाँ, गलती तो है बेटा। लेकिन अब लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग होमवर्क करके लेके आना, मैं शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करता है ना? वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम होमवर्क अगर नहीं हुआ तो फिर मैं, ठीक है ना? अगर नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ तो फिर मैं, क्योंकि शुरू कर लेते हैं ना बेटा, टाइम वेस्ट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं शुरू कर लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होमवर्क हो, नहीं तो फिर मैं क्लास नहीं लूंगा, फिर उसको क्लास कैंसिल करूंगा। ठीक है, होमवर्क करो। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कंपलसरी है, अगर होमवर्क नहीं हुआ तो मैं क्लास कैंसिल करूंगा। तो लेट अस हैव, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंडक्टेंस, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस, है ना? दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ना तीन पार्ट में करना होगा। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है? एक पार्ट अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लाइटिक सेल, और थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये तीन पार्ट में अपन इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए और आयनिक भी स्ट्रांग होना चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सा आयनिक मतलब उसमें यूज होता है, तो बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन आपको बेसिक्स ऑफ आयनिक आपको आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, है ना? क्योंकि आयंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगा तभी तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाओगे, वो थोड़ा होना चाहिए। ठीक, तो बेसिक फॉर्मूले आप पढ़ लेना एक बार आयनिक के। तो अगर मुझे लगेगा कि तुम लोग ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा, अपन फॉर्मूले डिस्कस भी कर सकते हैं आयनिक के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो सो विल राइट दैट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं ना, सो इसमें तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, केमिकल एनर्जी जो होते हैं ना, so the chemical energy is converted to electrical energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट ना? तो अपन क्या करेंगे, उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। so, जो भी केमिकल एनर्जी अपने पास होगा उसको अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड
that is called right now we'll say that electrolytic cells. तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हो गए, ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। स्क्रीन जूम हो गई, एक मिनट है, जूम हो गया वो, ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई इस केस में अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विल से दैट जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्टेड टू, इसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, इसमें केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, वो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस होगा सॉल्यूशंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कि भाई कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन कहेंगे भाई जैसे कि एसिड बेस वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अब किसका कंडक्टिविटी कितना ज्यादा होगा वो अपन कहते हैं। थोड़ा बहुत आपने मतलब कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ा होगा। तो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी थोड़ा डिस्कस तो किया ही है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट बताओ कंडक्टेंस ऑफ किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंडक्टेंस ज्यादा होता है। तो इसमें अपन कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट्स। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपने पास होंगे उनकी कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे अपन इसमें, ठीक है ना। तो अपने पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके कंडक्टिविटी को अपन डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में अभी इन सब में पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ टर्म्स जानने की जरूरत पड़ती है। तो पहले अपन उन टर्म्स को देख लेते हैं, फिर अपन एक एक करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स लाइक दैट अपन पढ़ सकते हैं। तो कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं अपन ऐसे जो अपन को जरूरत पड़ेगा बार बार। जैसे टर्म्स में अपन को लिखना होगा वैसे दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो बार बार अपन को इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना होगा, तो अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइट्स होता है सो एनी एसिड बेस सॉल्ट, है ना, एनी एसिड बेस सॉल्ट इन aqueous solution और molten state। molten state मतलब ऐसा स्टेट होना चाहिए जिसमें कि आयंस फ्लो कर सके, मतलब जिसमें कि आयंस फ्लो कर सके, ऐसा स्टेट होना चाहिए। तो कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट अपन बता सकते हैं दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी एसिड बेस और सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव कर सकता है, बस उसको उस फॉर्म में होना चाहिए सो दैट कि आयंस मूव कर ले। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे इलेक्ट्रोलाइट का तो भी आयंस मूव करेंगे, अगर वो मॉल्टन स्टेट में होगा तो भी आयंस मूव करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं करेंगे। तो वी से दैट जैसे HCl सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर HCl एक्वस मीडियम में होगा तो फिर सॉल्यूशन में H+ साइन भी होगा और राइट ना Cl- साइन होगा, दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टर्म में अब इसमें एक और बात हो सकता है, जैसे अपन कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से, जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हमें आयनिक आना चाहिए क्या, नहीं नहीं, आयनिक पूरा चैप्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको इतना आयनिक आना चाहिए कि आपको पता है कि जनरली कौन से इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं और कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसे तो अपन नहीं बोल सकते कि भाई सारे के सारे हमको याद हैं, सारे याद तो नहीं होते। तो फिर अपन क्या करते हैं कि हमें के ए के वैल्यू गिवन होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के वैल्यू। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ या उससे छोटा है तो अपन कहते हैं दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर 10⁻³ या उससे छोटा है
तो अपन कहते हैं कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर के है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और के बी है तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट वी कैन राइट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो आप एसिड बेस में बता सकते हो और सॉल्ट में भी बता सकते हो, विच इज अ वीक सॉल्ट, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ सकते वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं वो वीक सॉल्ट होते हैं। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो इलेक्ट्रोड अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन बनाते हैं। सबको थोड़ा आइडिया है बिकॉज 10th में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो एक बात अपन को अच्छे से पता है कि भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेंगे सॉल्यूशन, दे विल रिमेन एज सच। उनके मास में कभी चेंज नहीं आएगा बिकॉज दे डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड व्हिच डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, उनको अपन कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो कुछ एग्जांपल बता दो। तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा अपन यूज करेंगे ग्रेफाइट को, बिकॉज वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और मैक्सिमम अपन और ज्यादा अच्छा इनर्ट चाहिए तो फिर अपन प्लेटिनम यूज कर लेते हैं। सो एग्जांपल विल राइट दैट ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम। एक तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं अपन, और दूसरा अपन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोड जनरली अपन यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ग्रेफाइट यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसीज टू आइदर इट इज पुल और टू रिपेल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा टेंडेंसी ऑफ एनाइन और अ मॉलिक्यूल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो द टेंडेंसी ऑफ है ना आयन और अ मॉलिक्यूल of ion or a molecule to donate electron. मॉलिक्यूल के साथ साथ अपन मेटल भी लिख सकते हैं, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे किसी का भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी को ही अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो किसी के भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है एग्जांपल लिख दो इसमें। तो अपन कहेंगे देख भाई, जैसे अपने पास जिंक गिवन है, इट इज अ सॉलिड, इसकी टेंडेंसी कितना है इलेक्ट्रॉन देने का, वो आप बता दो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर जैसे आयंस की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि भाई आई नेगेटिव है मेरे पास, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अपन एग्जांपल में इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम राइट। तो लाइक दैट कि भाई कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो उसका रिवर्स होगा। तो अपन कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट इज टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ आयन molecule to accept the electrons, then it is called अपन कहेंगे रिडक्शन। सो अगर हमारे पास गिवन है तो अपन कहेंगे देखो भाई मेटल और आयन मतलब कोई भी किसी का भी इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो अगर जिंक अपने पास गिवन है तो अपन इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं दो,
और इसका जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा उसको अपन कहेंगे वो उसका उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। ये एक्वस जितने भी आयंस होंगे ना वो सारे के सारे अपन एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं, सो ये जिंक आयन में कन्वर्ट होगा इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस आयोडाइड आयन होगा जो कि कन्वर्ट होगा I2 में, दैट विल से दैट अ सॉलिड, दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन में था। तो जो भी आयंस होंगे वो सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में अज्यूम कर रहे हैं, सो दैट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे ही अपन उसका भी उल्टा लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर वो इवन इट इज अ मेटल और नॉन मेटल डजंट मैटर, तो उसका जो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का उसको अपन कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, ठीक है। सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा मतलब विल हैव अ इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो दैट विल बी व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब अपन चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें अपन को इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जब तक अपन से कोई कहे ना कि हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, हम अज्यूम करेंगे सारे रिएक्शंस में कि आपने किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड को लेके ही केमिकल रिएक्शंस को किया होगा, उस टाइप से अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर, हमें सेल्स के बारे में पढ़ना है, तो अगर हमें सेल्स का अच्छे से इंफॉर्मेशन आ जाए तो फिर हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले पढ़ने के लिए कहा अपन ने, तो वही पढ़ने पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना, सिंस अपन ने कहा ना कि केमिकल एनर्जी, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हमने केमिकल से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं किया केमिकल रिएक्शन करने के लिए, वो अपने आप ही केमिकल रिएक्शन हुआ सो दैट की इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार बैटरी ना, सो इसमें मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार बैटरी। अब कार बैटरी में अपन कोई प्लग थोड़ी लगाता है, वो तो अपने आप बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, तो राइट ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जिससे स्पार्किंग होगा तो कार स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सो दैट विल बी उसको अपन लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, उसको अपन लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। जो कार बैटरी होता है उसको अपन लेड स्टोरेज बैटरी होता है, ठीक है ना। और उसमें मतलब वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब अगर ये प्रोसेस अपने आप होगा, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपने आप होता है उसको अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। अब अपन सबको पता है स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस है, द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, तो अपन कहेंगे देख भाई अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो अपने आप होगा, अपने आप होगा तो इसका मतलब है spontaneous, therefore delta S that is called the entropy, the entropy will be greater than zero। अगर प्रोसेस अपने आप होगा तो एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट ना, क्योंकि वो फिर रेंडमनेस में डिसऑर्डरनेस बढ़ता है जो अपने आप प्रोसेस होता है। और एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो विल से दैट एंट्रोपी फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच के बारे में अपन कहेंगे देख भाई, अब डेल्टा एच के बारे में ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो ये तो हम अज्यूम कर ही लेते हैं कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए तो अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट ना। भाई अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपने आप मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि रिएक्शन इज एग्जिट। तो अपन ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई ठीक है अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप हो रहा है, सो वी कैन से दैट आल्सो
we can predict delta H is negative. अब डेल्टा H नेगेटिव अपन बोल रहे हैं सिंस द रिएक्शन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, reaction take place on its own, reaction take place on its own, so अगर रिएक्शन अपने आप हो रहा है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी on its own, so product is more stable than reactant. Product is stable than reaction, more stable than reactant, stable than a reactant. ये बोल सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ये पार्ट अपन, अब इससे ही कभी कभी अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल्स, these are also called galvanic cells, are also called galvanic cell. कभी कभी स्कूल में अपन को बोल देते हैं एक्सप्लेन द गैल्वेनिक सेल, अपन सोचेंगे सर ने तो हमें तो कहा ही नहीं गैल्वेनिक सेल। और वोल्टेज ऐसे बोल सकते हैं। अब एक सेल बना लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना तो यही है भाई, आप तो हमें सेल बता दो, ठीक है आपने काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया जो वर्ड यूज होंगे, अब हमें सेल बता दो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता कैसे, बाकी हम अपने आप देखें। Electrolytic cell is composed of two half cells. Generally, the electrolytic cell is made of two half cells. वो दो हाफ सेल से बना होता है। अब ये हाफ सेल क्या है, तो अपन क्या बोलते हैं कि हाफ सेल का मतलब है कि अगर किसी भी बीकर में किसी एक मेटल को हम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें, एक एलिमेंट भी हो सकता है, दूसरा आयनिक फॉर्म में, देन दैट विल बी कॉल्ड एज हाफ सेल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई हाफ सेल क्या होता है। हाफ सेल is a vessel in which a metal is present in two different oxidation states, in which a metal is present in two different oxidation states, oxidation state में present, उसको कहते हैं अपन हाफ। तो ठीक है अपन एक सेल बनाते हैं और फिर उसमें पढ़ते हैं कि अपन क्या क्या उसमें बता सकते हैं, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के उसमें देखेंगे अपन कि हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज सेल, तो वो सारा पार्ट अपन को पढ़ना होगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी पार्ट में तो ज्यादा टाइम। सो ये वाला पार्ट बता रहा हूं मैं और देखते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन को कैसे बताना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से देखते हैं अपन क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होंगे, तो अपन दो हाफ सेल बना लेते हैं। मैं एक वेसल ऐसे बना लेता हूं, ये एक वेसल है और इसके अंदर मैं जिंक ले लेता हूं, जिंक रॉड। ये मान लिया अपन ने कि भाई ये जिंक रॉड है।
ठीक है, अपन ने इसके अंदर जिंक रॉड रखा, दिस इज जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है, जिंक प्लेट बना लिया हमने। और एक और हाफ सेल ले लेता हूं, तो इसमें मैंने ये बोल दिया कि भाई ये जिंक रॉड है, और यहां पर मैं जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लेता हूं, ZnSO4 सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन अभी 1 मोलर ले लेते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो अपन उसे स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। यहां पर अपन लिख लेते हैं, एक और हाफ सेल बना लेते हैं, ये एक और हाफ सेल ले लिया अपन ने, और इसके अंदर अपन दूसरा मेटल ले लेते हैं कोई, और दूसरे मेटल में अपन ले लेते हैं कॉपर मेटल, ठीक है ना, कॉपर मेटल। और कॉपर मेटल में यहां पर कॉपर मेटल हो गया, तो एक तो मेटेलिक फॉर्म हो गया, दूसरा अपन कॉपर सल्फेट इसका सोल्यूशन ले लेते हैं, तो कॉपर +2 स्टेट में भी आ गया, इसको भी 1 कर लेते हैं। तो एक ही वेसल में एक ही मेटल दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक एलिमेंटल फॉर्म है और दूसरा +2 स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ हाफ सेल। अब अपन क्या करेंगे, देखो अपन को एक बात अच्छे से पता है हम सबको, कि अगर मैं मान लेते हैं कि भाई ये जो हाफ सेल अपन ने बनाया है, इस हाफ सेल में मतलब हम सबको पता है कि देखो एक बात है, देखो अब होता क्या है ना, जैसे मान लो अपन अज्यूम कर लेते हैं, अपन एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास बीकर ले लेते हैं, या एक कांच का ग्लास ले लेते हैं, घर में होता है ग्लास, उसमें ना आप क्या करो, वाटर ले लो, और उसमें कोई आयरन का या तो कोई यूटेंसिल्स डाल दो, या आयरन का कुछ भी उसमें डाल दो, या आयरन रॉड डाल दो, ठीक है। तो ये जो आयरन रॉड होता है ना, ये धीरे 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 डिजॉल्व होता है Fe2+। मतलब अगर इसको आप ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, तो मॉर्निंग में आप इसमें आयरन का टेस्ट लगा सकते हैं, मॉर्निंग में आप इसको हटा दो, और ये जो सोल्यूशन बनेगा ना, इस सोल्यूशन को अगर आप आयरन का टेस्ट लगाने के लिए यूज करेंगे, अपन आयरन के बहुत सारे टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट तो पोटेशियम पेरोसाइनेट होता है, ठीक है ना, वो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो अपन कहेंगे चलो जो भी टेस्ट होगा, अगर हम आयरन का टेस्ट लगाएंगे तो मॉर्निंग में अपन आयरन का टेस्ट लगा सकते। तो इसका मतलब है सर, वो तो हमें पता है पहले से कि भाई मेटल्स हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मुझे पता है, मेटल्स हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे कि देखो सर, एक बात है, कुछ मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, ठीक है। आयरन की टेंडेंसी हो सकता है किसी मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, लेकिन हमें एक बात पता चल गया, अगर मैं इसमें कोई मेटल रॉड रखता हूं, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट जरूर हो रहे हैं, राइट ना। भाई होगा क्या इसमें, कि भाई अपन ने इसमें आयरन रॉड रखा, तो अब इस आयरन रॉड से वाटर में ये एक्वा सोल्यूशन था, आयरन तो चला गया Fe में +2 में, इलेक्ट्रॉन वो इस पे रह गए, इलेक्ट्रॉन इस पे रह गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे होंगे, तो अपन कहेंगे ये तो कैथोड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इस पे। और अगर आप चाहो तो इन इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी जगह किसी और प्रोसेस से, तो फिर बीच में मैं उस इलेक्ट्रॉन को एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज भी कर सकता हूं। तो अपन को करना क्या होगा, अपन कहेंगे सर देखो हमें एक बात पता चल गया, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स,
अगर मुझे कोई ऐसा इधर पार्ट हो जाए, यहां पर अपन कोई ऐसा सिस्टम बना लें जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर ले, तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अपन को किसी भी वायर में बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चाहिए होता है। अगर आप यहां कुछ भी ऐसे कुछ भी कर दो आप, जैसे मान लेते हैं कि अपन आयरन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, कोई ऐसा आयन इसमें लिख देते हैं, कोई ऐसा आयन लगा देते हैं जिसकी आयरन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो अपन कहेंगे, अपन ने यहाँ पर मेटल और अपन इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो अपन कहेंगे उस केस में इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो जनरेट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। वही हमारा काम था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने केमिकल रिएक्शन से ही, हमने कोई बैटरी नहीं दिया, हमने सिर्फ टेंडेंसी से कि किसी एक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का ज्यादा होना चाहिए और किसी एक का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है वो उससे छीनेगा। उससे वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, कि अपन क्या करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मैंने आपको टेंडेंसीज लिखवाया था। टेंडेंसी ऑफ मेटल और आयन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल। सो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दैट्स व्हाई अपन ने वो वर्ड लिखे थे कि व्हाट इज दैट रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। तो अपन आगे, अब मैं इसको यहां ज्वाइन करने वाला हूं, राइट। अब मैं इसको यहां ज्वाइन करने वाला हूं, तो मैंने दोनों सेल्स को आपस में ज्वाइन, अपने पास यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पर क्या है, जिंक सल्फेट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यहां पर जब आप पेपर पे मतलब कॉपी पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे तो इसमें एक बढ़िया बात होती है, वो आईयूपीएसी रूल्स जो होते हैं, आईयूपीएसी के जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से वो कहता है कि देख भाई, आप लेफ्ट हैंड साइड में ये सेल जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो सेल रखोगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने कौन सा मेटल लिया है। मतलब आपने दो सेल रखे, वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईयूपीएसी रूल्स है ये, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। बाद में अपन को पता चल जाता है अच्छा आईयूपीएसी ने ऐसा क्यों किया होगा, वो आगे पढ़ेंगे तो। वो कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सेल रखा हुआ है वो आपका एनोड है, और ये कैथोड है, आईयूपीएसी रूल। वो कहता है जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन, ये आईयूपीएसी रूल्स है। वो कहता है जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, और राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब इसमें अपन ने कहा देख भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा अपन को एनोड कौन सा होगा कैथोड कौन सा होगा, उसे बताया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे यही एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा और इसी को नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, कि जब अपन ने ऐसे लिखा ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गए। कैसे, पहले ए आता है, फिर सी आता है, पहले ओ आता है, फिर आर आता है, पहले एन आता है और फिर पी आता है। भाई अपन हमेशा एनोड के साथ तो कैथोड की बात करनी करनी है अपन को। ऑक्सीडेशन लिखोगे तो रिडक्शन की बात सोचनी है हमेशा में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो पॉजिटिव की भी बात करनी है। तो अपन कहते हैं ठीक है भाई, एनोड ये हो गया, सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एनोड कैथोड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल जो है,
LHS एंड RHS सेल, हाफ सेल, राइट ना, अपन इसको हाफ सेल लिखेंगे, कंप्लीट सेल तो दोनों को मिला। LHS RHS भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, वो तो मतलब ऐसे ही आ गया L और H। तो अपन मोस्टली मैं तो क्या करता हूँ कि इसको ना लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड, राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड अपन याद रखते हैं। और फिर इनमें एनोड कैथोड, अब ये फिक्स है, ये अलग बात है कि कैसे हैं सर जरा बताओ आप, तो वो बता दूंगा मैं, लेकिन एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए अपन से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अपन को एनोड कैथोड पता चल गया। अब एनोड कैथोड का मतलब है, जैसे अपने पास जिंक रॉड ले रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइट, वो तो अपन को दिख रहे होंगे ना हाफ सेल में, हाँ दिख रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो अपन को हाफ सेल में दिख रहे हैं तो अपन एक काम कर लेते हैं, जब आपको पता है कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोसेस लिख लो। अच्छा ठीक है, तो मैं इसके प्रोसेस को इधर लिखता हूं, उसके प्रोसेस को उधर लिखता हूं, और अपन पॉइंट्स में लिख लेते हैं जो अपन को डिस्कस करना है। रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, तो LHS में रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिंक जो सॉलिड होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा मैंने है, रिएक्शन लिखा भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रिएक्शन होगा, राइट हैंड साइड पे कौन सा रिएक्शन, और इधर अगर रिडक्शन करना है तो कॉपर मेटल तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो बता देता हूं भाई, इधर वाला रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट, तो ये रिएक्शन हो गया। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में है जिंक, और ये एक्वस सॉल्यूशन से डिपॉजिट होगा। अब अपन एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। यहां से जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, मतलब जिंक जो है वो जिंक आयन में डिसॉल्व हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन ना इस प्लेट पे रह जाते होंगे, थोड़ा सा बड़ा बना, और जो ये तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो प्लेट है उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिंक जिंक आयन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने, मतलब यहां से जिंक आयन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ के जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वहीं रहेंगे इलेक्ट्रोड पे, और वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोड पे रहेंगे, अपन कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रहेंगे, तो अपन कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वो नेगेटिवली चार्ज है, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रहेंगे, तो दैट चार्ज विल बी नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो इस इलेक्ट्रोड पे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स आए, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा फ्लो करने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, और क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो कॉपर आयन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा उस इलेक्ट्रॉन पे लेके और ये डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये ब्रेक होगा, इसका मतलब है कि इसका मास कम होने वाला है, और इस पर डिपॉजिट होगा, इसका मतलब है इसका मास बढ़ने वाला है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा वो अगर ब्रेक होगा आइंस में, तो उस उसका मेटल का जो इलेक्ट्रोड का वेट रहा होगा, थोड़ी देर के बाद वो कम होने वाला है, जैसे जैसे ये ब्रेक होगा मास उसका कम होता जाएगा, और ये डिपॉजिट होगा तो मास ऑफ कॉपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो इलेक्ट्रोड का मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन को अभी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत तो थी नहीं, क्यों,
आपने बता ही दिया कि भाई ऑक्सीडेशन इस पे होगा, रिडक्शन इस पे होगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वो आपने बता दिया। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज था, यहां से लॉस्ट हो गया, तो क्या हो गया होगा, पॉजिटिव बन गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अपन उस टाइप से उसको बता सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट है। अब एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो पहले अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा हुआ है, तो उसको इससे कंपेयर नहीं करना। नहीं तो मतलब लगेगा सर एक बात बताओ, हमें तो पहले बताया गया था कि पहले ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे होता है, और बताया गया था कि ये एनोड है और ये कैथोड है, और एनोड कैथोड डिपेंड करता है बैटरी पे कि भाई आपने कौन सा साइन कहाँ लिया हुआ है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। और हमें बताएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो भी आइंस यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो इधर कैथोड पे कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कैथोड पे कैटायन का डिपोजिशन होता है और एनोड पे वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव का डिपॉजिट होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, वो सेल में आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो सेल इसका उल्टा है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें आप केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और मैंने अलग नहीं कहा, इसको और उसको अलग नहीं बोल रहा मैं। आप देखो, जिस इलेक्ट्रोड पे कैटायन डिपॉजिट होगा वो कैथोड होता है, तो नहीं हुई। जिस इलेक्ट्रोड पे कैटायन डिपॉजिट होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते, उसको कैथोड बोलते हैं, मैंने बोला। अब एनोड की बात करते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि अब एनोड में क्या होता है, दैट विल बी, ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो Cl माइनस आइन है, Cl2 बनाओगे +2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। मैं भी यार यही कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, मैं भी यही कर रहा हूं, मैंने गलत नहीं किया, मैं तो वही कर रहा हूं। जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे जिंक आयन में चला गया, इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, वही कर रहा हूं, अलग नहीं कर रहा हूं, बस बोलने का तरीका था मेरा। तो ये तो और भी ज्यादा इजी है अपने लिए। वो कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बता तो दिया आपने, मुझे कुछ सोचने ही नहीं, वो सोचने के लिए रहा कहां। तो अब वो इसलिए आईयूपैक ने फिक्स कर दिया ना, क्योंकि देख होगा क्या ना बाद में, मान लो अपन ने एसएसएल है, मेरा एलएचएस ये है, तुम्हारा एलएचएस ये है। अब मेरे लिए एनोड ये है क्योंकि मेरा एलएचएस है, और तुम्हारा एलएचएस ये है, तुम्हारे लिए एनोड ये है। मतलब किसी भी सेल को इधर से देखूंगा तो मेरा एलएचएस अलग है, और अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा एलएचएस अलग है, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा सेंटेंस क्या था, आप पेपर पे जो बना रहे हो ना, पेपर पे जो बनाया वो एलएचएस में जिसको बनाया वो आपका एनोड है, पेपर पे बनाने वाले को। नहीं तो कहेंगे सर अगर मैं पीछे जाके देखूंगा इस सेल को तो फिर ये एनोड हो जाएगा क्योंकि वो एलएचएस में आएगा, राइट ना। तो अपन ने उस झगड़े को खत्म कर दिया कि नहीं भाई, वो आप कहीं से भी जाके देखो उस सेल को रहेगा भाई, राइट। तो एक तो हो गया मेरे पास ये। तो आपको एनोड कैथोड दोनों पता चल गया भाई। इलेक्ट्रॉन कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है, वो अपन सबको पता है, बताने की जरूरत। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें हमको पता चल गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब होगा क्या, हमें पता है इसका मास बढ़ेगा इलेक्ट्रोड का, और यहां पर मास कम होगा बिकॉज जिंक आयन में ब्रेक हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे सर इसमें क्या होगा कि जब सेल वर्क कर रहा होगा, जब सेल से अपन वर्क करवाएंगे, तो यहां तो
जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड के आसपास जो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा वही रहेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज भी है इस पे। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, जिंक जिंक आयन में आया, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस पे होंगे ना, वो जिंक के कैटायनिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और यहां पर तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहां पर इसके आसपास आपके पास कॉपर आएगा जो डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर इसके आसपास सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन तो डिपॉजिट हो जा रहा है और सल्फेट आयन को वहीं छोड़ के जा रहा है। कॉपर आयन तो डिपॉजिट हो जाएगा इस पे, लेकिन सल्फेट आयन तो भाई कॉपर सल्फेट है इसके नाम, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो सल्फेट आयन का क्या करें, वो तो उसके पास ही रहेगा। तो फिर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ता जाएगा। अगर इधर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इधर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहे हैं, हम कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, दिस इज एंडोथर्मिक। आप वहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो प्रोसेस होगा। तो अपन कहेंगे कि देखो भाई, अगर आप इसमें जिंक आयन ब्रेक होता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इधर कॉपर डिपॉजिट होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सिंस प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के आसपास सैचुरेशन आ जाएगा ऑफ जिंक आयन। अब जिंक आयन का सैचुरेशन आ गया अगर इसके आसपास, तो सैचुरेशन का मतलब है उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, अपने आप होना है ना प्रोसेस। तो अपन कहेंगे थोड़ी देर के बाद इसमें सैचुरेशन आ जाएगा। अब सैचुरेशन आएगा तो रुक जाएगा फिर सेल रिएक्शन। तो अब अपन लिख लेते हैं एक पार्ट वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए अपन इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेंगे, दैट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। तो अपन एक बार ओवरऑल रिएक्शन में लिख ही देता हूं। सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, राइट, दोनों में। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन, आप एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड पे है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है। रिमेंबर दैट दीज आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कंजर्व होंगे, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द रिडॉक्स रिएक्शन। आपने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का रीजन ही यही होता था, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट the number of electron lost in the process should be equal to number of electron gained in the process. So जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा उतना गेन भी होगा। So zinc sulfide plus copper ion in aqueous solution will get converted into zinc ion, that is an aqueous solution, plus we'll write that copper. That will be the overall cell reaction. इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, ये गेन कर लेगा। तो जब ये लॉस्ट करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गेन करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द लॉस। अब अपन बात कर रहे थे वर्किंग वर्किंग। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सेल का वर्किंग तब शुरू होगा जब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। मतलब इसमें अब ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो गेन करेगा ना, अभी तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। तो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो गेन करेगा, मतलब यहां तो प्रोसेस तब शुरू होगा जब इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अपन कहेंगे यहां पर जो जिंक आयन है ना, ये वाला जिंक, तो अपन कहेंगे यहां पर जो जिंक है वो ब्रेक पहले होगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होती है। तो अपन यही कहेंगे कि सिंस मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रादर देन गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहां से सेल का रिएक्शन शुरू होना चाहिए, बिकॉज हियर metal is losing the electron. So we'll write that
cell working है, it start from LHS. From LHS, as metals have more tendency to lose electrons. As tendency to lose electrons. ठीक है ना? Thus, the concentration of zincine LHS in the anode compartment of zincine in anode vessel or compartment लिख सकते हैं अपन, increases and copper ion in LHS को cathode compartment लिख लेते हैं, decrease. Due to increase in zinc ion in LHS and sulfate ion in RHS near the electrode, है ना? The saturation point. The saturation occurs near the electrode. Saturation of ions occurs near the electrodes. Occurs near the. अगर saturation point आएगा तो process रुक जाएगा. So the process stops. Thus, the working of cell will stop. अब अगर वर्किंग ऑफ सेल स्टॉप हो जाएगा तो अपन कहेंगे भाई फिर तो ये हो गया, मैंने कार में बैटरी रखा और थोड़ी देर के बाद जब सैचुरेशन आया तो वर्किंग खत्म हो गया. तो अब अपन उसको कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें इस सल्फेट आयन को इस इलेक्ट्रोड से दूर ले जाया जाए. अगर ये सल्फेट आयन इससे दूर जाएगा तो कॉपर आयन इजीली डिपॉजिट हो पाएगा. और यहां पर अपन क्या करेंगे, जो जिंक आयन है ना, उस जिंक आयन को इस इलेक्ट्रोड से दूर ले जाते हैं तो फिर इसके पास सैचुरेशन नहीं हो पाएगा. तो अपन कहेंगे करो, लेकिन करोगे कैसे? तो अपन कहेंगे इसमें अपन यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज. है ना? इसमें अपन यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है पहले तो आप ये बता दो. फॉर कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ सेल वी यूज सॉल्ट ब्रिज. Therefore, for continuous working of cell we use salt bridge. Working of cell we use salt bridge. अपन इसमें ना सॉल्ट ब्रिज को यूज करेंगे. तो ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बताओ पहले तो क्या होता है और फिर अपन चेक करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज और हम क्या कर सकते हैं उसमें. सॉल्ट ब्रिज एक ग्लास पाइप होता है जो मतलब यू शेप में होगा, लाइक दैट. इसको अपन ऐसे बना लेते हैं. दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज है, ग्लास का पाइप होगा है और उसमें अपन ना कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी करते रहते हैं जरूरत पड़ी. तो ये एक ट्यूब होगा ऐसे, और इस ट्यूब में अपन क्या करेंगे, ये एक सॉल्ट ब्रिज ऐसे लगाते हैं अपन, वो ट्यूब होता है. अब इस ट्यूब में यहाँ पर अपन कॉटन प्लग्स लगा देते हैं क्योंकि अपन इसमें एक
इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ पेस्ट। सो इसमें अपन लिखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इन फॉर्म ऑफ पेस्ट। तो यहां पर अपन एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले हैं इसमें इन फॉर्म ऑफ पेस्ट, ताकि वो अपने आप फ्लो ना करेगा, इसलिए मैं इन फॉर्म ऑफ पेस्ट बोल रहा हूं। तो फिर इसके अंदर जो ये ट्यूब है, इसके अंदर जैसे आपने वो जेल वाली टॉफी देखी होगी, बिल्कुल ऐसे ना फ्लेक्सिबल होती है। तो अपन क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाते हैं, और वो जनरली ऐसा पेस्ट जो वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करे, है ना। जैसे अगर अपन देखेंगे तो आप पेस्ट बनाने के लिए जैसे वाटर में अपन क्या करते हैं, जो अपने पास फ्लोर होता है घर में, आटा चपाती बनाने वाला, उसमें थोड़ा भी पानी आप डालोगे ना, फट से वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रादर देन कि उसमें पानी डालने के मैं उसमें KCl सोल्यूशन डाल दूंगा, एक्वस KCl सोल्यूशन। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा KCl सोल्यूशन थोड़ा ज्यादा डाल देंगे। तो जो वो पेस्ट बनेगा ना, वो अपने आप तो फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें पोटेशियम आयन और Cl माइनस आयन बहुत ज्यादा होंगे। प्योर वाटर ऐड नहीं किया मैंने, KCl ऐड कर दिया, तो मैं उसको भी इसमें पेस्ट जैसे रख सकता हूं। अब इसमें इस ट्यूब में फिल कर देते हैं पेस्ट के जैसे। तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि भाई आपको वो फेमिलियर हो आप उससे, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया। लेकिन अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे वो बनाते हैं अपन, टॉफीज बनाते हैं जेल वाली, तो उनको रादर देन प्योर सॉल्वेंट में बनाने के अपन उसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो और उसको इनर्ट इसलिए लिखा हुआ है कि भाई जो भी कैटाइन और एनाइन आप लिखो उस इलेक्ट्रोलाइट में, जनरली अपन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मोस्टली जो यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे ज्यादा KCl यूज होता है, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले लिखा। उसके बाद KNO3 यूज होता है, तो मैंने उसको इसके बाद में लिखा। फिर अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है, तो अपन ने कहा भाई पहले वो लिखो जिस जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वी गॉट दैट कि भाई ठीक है, हमने लिख लिया उसमें कि हमें क्या बताना है, राइट ना। तो आपने एक क्वेश्चन था, पहले मैं वो देख लूं। सर जिंक आयन सिर्फ जिंक इलेक्ट्रोड से आएंगे, जिंक सल्फेट से ब्रेक नहीं होगा? जिंक सल्फेट से तो ऑलरेडी वहां पर है भाई, आपने जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये तो ऑलरेडी सोल्यूशन के फॉर्म में, राइट ना। यहां पर तो ये ऑलरेडी सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, तो जिंक आयन इंक्रीज सिर्फ इलेक्ट्रोड से होगा, इससे इंक्रीज नहीं होगा। ये तो पहले से ही सोल्यूशन के फॉर्म में, जैसे मान लो नमक डाल दिया अपन ने पानी में, तो उसमें तो पहले ही ऐसा ही NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, एक्स्ट्रा बन सकता है क्या? दैट इज व्हाट, तो प्रोसेस होगा भाई। पहले से अगर जिंक सल्फेट होगा तो उसका फायदा क्या है, वो जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे सकता है, हमें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना ना इस पे, तो वो तो नहीं। ठीक है, अब अपन चेक कर लेंगे इधर, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा अपन उसकी बात कर लेंगे। तो पहले तो अपन ये देखते हैं भाई सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। अब इसमें जो अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब एक तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन दोनों पे चार्ज एक जैसा होना चाहिए। इवन अगर हो सके तो कैटाइन और एनाइन के मास भी एक जैसे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर मूवमेंट की बात करने वाला हूँ, कैटाइन एनाइन के मूवमेंट की बात करने वाला हूँ। अगर कैटाइन और एनाइन के मूवमेंट की बात करोगे तो उनका मास, उनका चार्ज, उनकी मोबिलिटी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, राइट ना, एक जैसी होनी चाहिए। तो सर राइटिंग ऑफ द सेल में आपने कॉपर को RHS में दिखाया, लिख दिया है, कॉपर को RHS में लिख दिया है। हाँ, तो कॉपर सल्फेट है ना RHS। नहीं सर, राइटिंग ऑफ द सेल में आपने वो जो स्टेटमेंट दिया था उधर कॉपर को LHS में लिखा है, कॉपर आयरन इन LHS, सेकंड लाइन सर।
एनोड कंपार्टमेंट इन कॉपर आयन इन, अच्छा एलएचएस लिख दिया तो अपन इसको आरएचएस, बिल्कुल ठीक है। सो वील राइट लाइक दैट, है ना, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं। तो एक तो ये बात कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, इनर्ट वर्ड का मतलब है कि देख भाई इनमें से कोई भी कैटायन और एनाइन, जो भी इसमें आयंस प्रेजेंट है, उनमें से किसी भी आयन के साथ इन दोनों में से किसी को भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी जो आयंस इधर प्रेजेंट है इसमें और इसमें, उन आयंस के साथ ये जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे ना, इनमें से कोई भी एक यूज करना है अपन को, तो इनके जो कैटायन एनाइन है वो इनके साथ, कोई भी कैटायन एनाइन के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए। अगर बनेगा तो वो सारा का सारा आयंस इसके खा जाएगा। प्रेसिपिटेट बहुत स्टेबल होती है। सो पहले तो अपन लिखते हैं भाई सॉल्ट ब्रिज। मैं थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के लिए लिख लेता हूं। पॉइंट वन, अब अपन वो नहीं लिख रहे, इट इज अ यू शेप ऑफ ग्लास ट्यूब, वो अपन को पता है, ठीक है, अपन लिख देंगे। अब स्कूल वगैरह के लिए आप लिख सकते हो वैसे, ठीक है ना। अब उसका रोल लिखते हैं अपन। सो इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड the oppositely charged ions in LHS and RHS cells, half cells, so that the saturation will not occur near the electrodes, तो देखते हैं ये उसका रोल है भाई, राइट, ये उसका रोल है। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। नियर द इलेक्ट्रोड में होगा क्या, इसके पास सल्फेट आयन बहुत सारा है, तो फिर इसको क्या चाहिए, तो अपन कहेंगे जब सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो सल्फेट को कैटायंस चाहिए। तो वो क्या करेगा, इससे ना, इसके अंदर जो अपन ने पोटेशियम क्लोराइड ले रखा है ना, इससे वो पोटेशियम को बाहर, क्लोराइड को नहीं, क्योंकि इस पे खुद भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोराइड को बाहर नहीं निकालने वाला। बाहर किसको निकालेगा, पोटेशियम को। तो पोटेशियम अपने आप बाहर नहीं आ सकता। पोटेशियम तभी बाहर आ सकता है जब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये पोटेशियम को पुल करेगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। तो अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ना अपनी तरफ, तो फिर ये इसके जो नेगेटिव चार्ज है, जब वो पोटेशियम के पॉजिटिव को पुल करेंगे बाहर, तो फिर वो के पॉजिटिव जब बाहर आएगा तो सल्फेट आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होके थोड़ा थोड़ा इससे दूर जाना शुरू कर देगा। तो इसका रोल वही है कि जब यहां पर बहुत ज्यादा एनाइन हो जाए तो ये कैटाइन प्रोड्यूस करेगा, सो दैट कि वो कैटाइन इस एनाइन के साथ मिक्स होके उसको इलेक्ट्रोड से दूर ले जाए, ये उसका रोल। तो फिर यहां पर कैटाइन आ रहा था, तो ऑब्वियसली बात है, अब आप मुझे यहाँ पर एनाइन बताओगे, फिर इससे बाहर क्या आएगा, एनाइन आएगा फिर। हाँ बिल्कुल, यहां पर एनाइन आएगा, वो एनाइन इसको ड्रैग करके दूर लेके जाएगा, क्योंकि पूरा सोल्यूशन पड़ा हुआ ना, तो वो एनाइन इसके साथ इसको अट्रैक्ट करके उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड से दूर लेके जाएगा। इलेक्ट्रोड से दूर लेके जाएगा तो इलेक्ट्रोड के पास सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ पाएगा। अगर इलेक्ट्रोड के पास सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ पाएगा तो कंटिन्यूअस वर्किंग होगा सर। तो अपन लिखेंगे, आप देखो, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द अपोजिट चार्ज आयंस इन LHS एंड RHS half cell so that the saturation point will not occur in this. तो इसमें क्या क्लोराइड आयन देगा, उसमें क्या पोटेशियम आयन देगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर,
So salt it provides, point number 2 लिख लेते हैं, it provides anion in LHS and cation in RHS. Obviously बात है वही चाहिए अपन को. The electrolyte used in salt bridge must not form a precipitate with the electrolyte used, that is the cationic or anionic part. Anion. The electrolyte used in salt bridge must not form precipitate with any ions present in two half cells. मतलब अगर मेरा मतलब यह है कि अगर हम कहेंगे कि इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, अगर मान लो कॉपर की जगह सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो आप KCl यूज नहीं कर सकते, बिकॉज AgCl का वही प्रॉपर्टी होता है, इसलिए फिर आप KCl यूज नहीं कर पाओगे, आपको KNO3 यूज करना होगा. तो कोई भी पीपीटी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया अपन को प्रेसिपिटेट का भी होना चाहिए, जो अपन क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे कि किसका क्या. अगर अपन को ये पता होना चाहिए ना कि फिर यहाँ पर कैटाइन कौन से हैं और इनमें से कौन सा आयन है जो उनसे प्रेसिपिटेट बनाता है, वो आइडिया होना चाहिए फिर, नहीं तो नहीं बता पाएंगे अपन. तो जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड या लेड इलेक्ट्रोड है तो KCl PbCl2, जैसे AgCl है, PbCl2 है, राइट ना, R/2Pt. तो अगर लेड इलेक्ट्रोड या दोनों में से किसी में भी सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा या लेड इलेक्ट्रोड होगा तो आप KCl को यूज नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट यूज KCl if silver or lead electrodes are present in the half cell, are present in half cell. ये एक फंक्शन हो गया उसका. अब अपन फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं. जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो सर्किट को भी कंप्लीट करता है. इट कंप्लीट्स द सर्किट. It completes the circuit, electrical circuit, the electrical circuit, electrical circuit. वो कैसे? तो अब एक बार देख, जैसे अपन को पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे बना सॉल्ट ब्रिज से. अब कैसे, मैं कहीं से भी शुरू कर लेता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना ना अपन को. तो चल Cl से ही शुरू कर या पोटेशियम से. पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? Cl को. Cl ने इलेक्ट्रॉन जिंक को, अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को दिया. जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दिया, Zn इलेक्ट्रोड को. इलेक्ट्रोड ने अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड को दिया. कॉपर इलेक्ट्रोड ने अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को दिया. कॉपर आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन अपना इलेक्ट्रॉन पोटेशियम आयन को देने वाला, और पोटेशियम आयन अपना इलेक्ट्रॉन Cl- को देने वाला. बाकी आपको पता है. फिर चेन में मैंने क्या किया, अब देख रहे हो तुम, इधर पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दिया था, क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन जिंक को दिया होगा, जिंक ने इलेक्ट्रोड को दिया होगा, और इलेक्ट्रोड ने कॉपर इलेक्ट्रोड को. कॉपर ने कॉपर आयन को दिया, डिपॉजिट हो रहा था तब, और कॉपर आयन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके आया था? सल्फेट. सल्फेट ने अपना इलेक्ट्रॉन पोटेशियम को देगा, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन पर क्लोराइड को देगा.
तो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया, जो पहले नहीं था विदाउट सॉलिड ब्रिज। विदाउट सॉलिड ब्रिज सिर्फ यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है कि दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो अब क्या होगा, आपका कार का बैटरी लॉन्ग लाइफ में चलेगा, 5-6 ईयर्स आराम से चलने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट। ऐसा नहीं होगा सिर्फ ये यूज होगा, जैसे जब अपन कार ड्राइव करते हैं तो ना बैटरी रिचार्ज होता है, यू नो दैट, जब अपन कार ड्राइव करते हैं तो बैटरी रिचार्ज होता है, क्यों? वो रिवर्स प्रोसेस होता है। अब वो उन्होंने इस टाइप से डिजाइन कर दिया कि कार अगर आपका खड़ा रहेगा 2-3 साल तो बैटरी खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर डिस्चार्ज ही होगा वो। वैसे भी डिसॉल्व होना है, क्योंकि मेटल हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, तो वो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका गाड़ी थोड़ा भी चलता है तो फिर वो रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस से, क्योंकि वो डिसॉल्व होगा तो डिपॉजिट भी होगा, वो उस टाइप से डिजाइन किया। तो हमें ये पता है कि भाई सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट भी करता है। सो दैट इज अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपन सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे उनमें मोबिलिटी ऑफ आयंस बहुत अच्छा होना चाहिए। The electrolyte used in the salt bridge must have high mobility of ions. Electrolyte used in salt bridge must have high mobility of ions. High mobility of cations and anions. मतलब उनका मूवमेंट है जो है ना, क्योंकि उनको बड़ा इजीली बाहर आ जाना चाहिए, जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आएगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा। उसके लिए इन पे चार्ज बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि उनका हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और उनके मास भी नियरली सेम होना चाहिए, ताकि दोनों का मूवमेंट एक जैसा हो। तो उनके मास नियरली सेम हो। तो मैंने से बता, सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क का ध्यान रखना भाई, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है।